हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 12th का चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइट। द स्टडी ऑफ लाइट is known as optics. So you can say a branch of physics in which we study of light, that is called optics. और जब हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट को तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारी फिनोमिनाज मिलती हैं, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एज वेल एज पोलराइजेशन। सो इन फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन फिनोमिनाज को समझने के लिए ऑप्टिक्स में दो थ्योरी डिफाइन की गई हैं। सो ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट की कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम रे ऑप्टिक्स से डिफाइन करते हैं और बाकी की कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम वेव ऑप्टिक्स से डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फिनोमिनाज हैं जिनको हम रे ऑप्टिक्स से डिफाइन कर रहे हैं और बाकी की कौन सी ऐसी फिनोमिनाज हैं जिनको हम वेव ऑप्टिक्स से डिफाइन कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एक थ्योरी दी गई कि लाइट जो है, लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। सो यू कैन से लाइट ट्रेवल्स in a straight line in a homogeneous medium. Homogeneous medium. होमोजीनियस मीडियम का मीनिंग बस इतना सा है कि उस मीडियम की प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम रहेंगी। हाँ, तो रे ऑप्टिक्स से लाइट की जो फिनोमिनाज हैं वो डिफाइन की गई। उसमें सबसे पहले है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप जनरली डेली लाइफ में देखते हो कि अगर हमारे पास मिरर है और उस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो ये प्रोसेस जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रे ऑप्टिक्स से डिफाइन करते हैं। सेकेंड है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है लाइट की, इसको भी रे ऑप्टिक्स से डिफाइन किया गया है। अगर बात करें हम वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में एक थ्योरी दी गई है जिसमें ऐसा कंसिडर किया गया है कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन 1678 ये ईयर है, इस ड्यूरेशन में हाइजेंस ने एक थ्योरी दी थी 1678 में कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो हेयर यू कैन राइट लाइट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल्स in the form of wave. In the form of wave. Okay. So वेव ऑप्टिक्स से जो फिनोमिना डिफाइन हो रही हैं वो है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, so diffraction of light, and third one is polarization. So all these three phenomena are defined with the theory of wave optics. Okay, so इस तरीके से क्लास 12th में ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। सो आज का जो चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड होंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी स्टडी करेंगे और रे ऑप्टिक्स में हमें डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। सो और उसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में
तब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाके जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। सो यहां पर बेसिक डिफरेंस जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे। सो रिफ्लेक्शन, क्या मीनिंग है रिफ्लेक्शन का, कि अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक, मिरर कैसे बनता है, सपोज एक ग्लास प्लेट है हमारे पास, ये है ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट को अगर हम बैक साइड में इस तरीके से पॉलिश्ड कर दें तो ये हमारे पास बनता है एक मिरर। और इस मिरर पर अगर लाइट इंसिडेंट कराएं, लाइट इंसिडेंट कराने का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लाइट इंसिडेंट करा रहे हो। तो इस ग्लास प्लेट पे, या ये कहें कि ये इस मिरर पर अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो वो बाउंस बैक होती है। ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट उसी सेम डायरेक्शन में या सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। तो इस ग्लास प्लेट पे अगर हम नॉर्मल एक इंसिडेंट करें, नॉर्मल एक ड्रॉ करें, तो ये देखेंगे कि लाइट अगर नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है, आई इंसिडेंस एंगल है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है। तो ऑब्जर्व करते हैं जब चीज़ों को हम, तो देखते हैं कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी डायरेक्शन में या उसी मीडियम में, और जब हम इस एंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरीके से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। So this one is incident ray and this one is reflected ray, and P is the point of incidence. So here we can write P is the point of incidence, I is the angle of incidence, and R is the angle of reflection. सो रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा मीनिंग हुआ आपका, रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक of the light is known as reflection, okay, in same medium, ठीक है। तो P is the point of incidence, I is the angle of incidence, and R is the angle of reflection. And when we observe this phenomena, then we get angle of incidence is equal to angle of reflection, and this is the सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ में हम ये एक डिफाइन करते हैं कि इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज थ्री मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन की कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है रिफ्लेक्शन से। क्या है डिफरेंस, देखते हैं। रिफ्लेक्शन में फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट कंडीशन वो है कि सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसमें हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दो मीडियम का मतलब ये है कि लाइट, ऐसे दो मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। मीडियम मीन्स अगर एयर की बात करें तो एयर में लाइट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
की स्पीड से। उसी तरीके से लाइट जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं सब में लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट प्रोपेगेट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है रिफ्रैक्शन के लिए। सपोज, और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हम कैसे देखते हैं कि एक वाटर है, वाटर कहीं फिल्ड है, सपोज ये वाटर इस तरीके से फिल्ड है और ऊपर एयर है, ये एयर है और यहाँ पर ये है हमारे पास वाटर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक सोर्स है हमारे पास, लाइट टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं इस इंटरफेस पे। इंटरफेस मीन्स जो वाटर और एयर का जो सरफेस है उस इंटरफेस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो अगर इस इंटरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस तरीके से, तो हेयर एंगल आई इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, एंड देन वी ऑब्जर्व जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है ये क्या वाटर में इंटर करती है, और अगर वाटर में इंटर करती है तो इसका पाथ क्या होगा। सो व्हेन वी ऑब्जर्व द पाथ ऑफ दिस light ray in water, then we get it deviates from original path। अगर बात करें तो इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, बट it deviates and it deviates towards the normal। इसका लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर इस तरीके से, इसको जाना चाहिए ऐसे, बट ये डेविएट हो जाती है, बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड एंगल बनता है यहां पर आर, एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो व्हेन वी कैन से व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium, then it bends towards the normal, या ये कहें it deviates from its original path, it deviates from its original path, and this phenomena is known as refraction। so अब इस फिनोमिना को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी आपने बेसिक डिफरेंस देखा कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, बट इन केस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो क्या इनमें रिलेशन है, क्या आई और आर में रिलेशन है, वो हमें स्टडी करना है। और दूसरा बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हमने एयर से लाइट इंसिडेंट कराई है वाटर में, तो एक्चुअली एयर यहां पर हो गया रेरर मीडियम, और वाटर को हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर और रेरर का मीनिंग बस इतना सा है, अगर दो मीडियम है हमारे पास, दो मीडियम को अगर हम रेस्पेक्टिवली मेजर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उसको हम रेरर मीडियम बोलेंगे। सपोज हमारे पास एग्जांपल्स हैं आइस, वाटर एंड ग्लास, डायमंड एंड एयर। तो हम देखेंगे सबसे कम जो डेंसिटी है वो है एयर की, तो उसको हम रेरर मीडियम बोलेंगे। अगर एयर और वाटर की बात करेंगे तो उसमें वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। अगर हम बात करते हैं वाटर और ग्लास में, तो वाटर और ग्लास के केस में ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम और वाटर होगा आपका रेरर मीडियम, क्योंकि ग्लास जो मटेरियल है या ग्लास जो मीडियम होगा जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, तो ग्लास से वाटर की डेंसिटी कम होती है। हाँ, और अगर बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास यही है कि इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों एक प्लेन में मिलती हैं, एक प्लेन में। ठीक है, कि अगर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, या
बोर्ड के उस साइड में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये बोर्ड पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। बोर्ड वाला जो ये प्लेन है इसी पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस सब चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके, कि अगर हमारे पास डेंसर मीडियम से अगर हम रेरर मीडियम में लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो क्या चेंज होगा, और क्या कोई ऐसा केस है जिसमें लाइट बेंड ना हो, ठीक है। तो इन सभी को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो रिफ्लेक्शन की कहानी यहाँ तक है, ये 10th क्लास में आपको सब मिल जाता है। 12th क्लास में जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, और इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें हिडन कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। So refraction of light। तो यहां पर हम सबसे पहला केस देखते हैं जब रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर मीन्स आप यहां पर मीडियम 1 ले सकते हैं और मीडियम 2, और मीडियम 1 में आप रेरर मीडियम, रेरर मीन्स मैंने बोला ना कि 2 मीडियम अगर होंगे तो उसमें हम रेस्पेक्टिवली देखेंगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर ऊपर ले रहे हैं तो वाटर हो गया रेरर मीडियम, तो वाटर के रेस्पेक्ट में जो डेंसर मीडियम होगा वो ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, इस तरीके से। हाँ, तो ये है इंटरफेस, और इस इंटरफेस के नीचे जो मीडियम है हमारे पास ये डेंसर मीडियम है, इस तरीके से ये डेंसर मीडियम है। और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, नॉर्मल। अब इस पॉइंट पर इंसिडेंट करा रहे हैं एक लाइट रे, सो दिस विल बी इंसिडेंट लाइट एंड इट मेक्स एंगल आई विथ नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन हेयर, इसका इंसिडेंट लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो ये है, ठीक है, बट ये बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और यहां पर एंगल बनता है आर। तो अभी आपने देखा कि ये जो है डेंसर मीडियम जो है यहां पर हमारे पास ये, तो लाइट बेंड जो कर रही है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो हेयर वी कैन राइट रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। सो रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। कब? जब व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेरर मीडियम एंड इट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी दूसरा केस है हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर। अब डेंसर टू रेरर का मतलब यही हुआ कि ऊपर अगर सपोज हमने ग्लास प्लेट लगा ली, यहां पर ये एक ग्लास मीडियम है और ये है इंटरफेस जिसके नीचे एयर है, लाइट यहां से हमें इंसिडेंट करानी है इस डेंसर मीडियम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर लाइट कुछ इस तरीके से एंगल पे, आई एंगल पे इंसिडेंट करा सकते हैं, करा रहे हैं। तो ऊपर है हमारे पास डेंसर मीडियम, नीचे है रेरर मीडियम। अब क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, तो जब हम ग्लास से लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो जब ये एयर में पास होगी जाके
तो एयर में ये कुछ ओरिजिनल पाथ पे ना जाके ये डेविएट होती है नॉर्मल से, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये डेविएट होती है, ठीक है। सो इट मेक्स एंगल आर। सो इस केस में वी कैन से रिफ्रैक्टेड रे bends away from normal एंड इस केस को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एक्चुअली इसको इस तरीके से लिखो, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर ये। और यहां पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं कि एंगल आर, यहां पर लिख दे रहा हूं, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, ठीक है। तो ये हो गया रेयर टू डेंसर मीडियम, ये हो गया डेंसर टू रेयर मीडियम। ये मैंने दोनों की कहानी बता दी है। अगर बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप सिंपल सा बोल सकते हो एक लाइन में कि व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, then it bends या it deviates from its original path, and this phenomena is called as refraction of light। सिंपल सा। अभी यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में और वो बोलता है कि सर आप दो मीडियम ले रहे हो और दो मीडियम में आप देख रहे हो कि ये लाइट रिफ्रैक्ट कर जा रही है। क्या कोई एक ऐसा केस है, कोई एक ऐसा केस बन सकता है जिसमें लाइट डेविएट ना करे? और अगर लाइट डेविएट कर रही है, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ वो पूछ रहा है कि सर ये डेविएट कर ही क्यों रही है, ये अपने ओरिजिनल पाथ पे जा क्यों नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। तो इस चीज को जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने मीन्स साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो उन लोगों को मिला कि लाइट की अगर यहाँ पर उन्होंने पहला कुछ और समझ नहीं आया तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि लाइट की यहाँ पर स्पीड क्या है। तो यहाँ पर इनकी स्पीड थी लाइट की v1 सपोज, और यहाँ पर जब लाइट की स्पीड देखा तो यहाँ पर स्पीड v2। तो इन लोगों ने जब देखा कि लाइट v1 की स्पीड है रेयर मीडियम में, और जब ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड जो है स्लो हो जा रही है। सो v1 इज ग्रेटर देन v2। इस केस में v1 इज ग्रेटर देन v2 जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जा रही है। और जब यहाँ पर देखा इन्होंने कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो यहाँ पर अगर स्पीड इसकी v1 है और यहाँ पर इसकी स्पीड v2 है, तो इस केस में v2 विल बी ग्रेटर देन v1। सो इन दिस केस v2 इज ग्रेटर देन v1। ये ऑब्जर्व किया, इन लोगों को ये चीज ऑब्जर्वेशन में मिली कि ऐसा हो रहा है। तो अब इन्होंने देखा कि अगर हम दोनों मीडियम सेम कर देते हैं तब क्या प्रॉब्लम, तब क्या केस बनता है, तब क्या लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है या नहीं। तो थर्ड जो केस है वो ये है, इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थर्ड केस में यहां पे बताया दे रहा हूं, थर्ड वन, इसको हटाते हैं। तो यहां पर जो है हम बात करते हैं थर्ड केस की। सेम मीडियम अगर है हमारे पास, सेम मीडियम ऑन बोथ साइड, तो जब देखते हैं सेम मीडियम, तो सेम मीडियम मतलब एक इंटरफेस है जिसके ऊपर एक मीडियम है M1 और उसके नीचे भी उसी मटेरियल का हमने एक मीडियम लिया। सपोज ऊपर अगर ग्लास प्लेट है तो नीचे भी हमने ग्लास प्लेट लगाया और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है। और यहां से लाइट हमने इंसिडेंट कराई आई। अब देख रहे हैं कि अगर मीडियम सेम है तो जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की कि लाइट डेविएट नहीं हो रही है, ये अपने ओरिजिनल पाथ पे ही जा रही है। कब? याद रखना, जब मीडियम दोनों साइड में सेम है,
सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, ठीक है। जो ग्लास की प्रॉपर्टी, अगर कोई मीडियम, अगर यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पे भी ग्लास है, तो जो इसमें कॉम्बिनेशन होगा ग्लास में, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी ग्लास में होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी दोनों मीडियम की अगर है तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, लाइट सेम ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में जब ऑब्जर्व किया तो सपोज यहाँ पर v1 स्पीड है और यहाँ पर v2 स्पीड है, तब देखा कि v1 इज इक्वल टू v2, मीन्स लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो अगर लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो अब तीनों को ऑब्जर्व करने के बाद में ये कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है सामने कि अगर लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रही है तो लाइट डेविएट हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से। अगर लाइट की स्पीड सेम है तो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही वो ट्रांसमिट कर जाती है दूसरे मीडियम में। सो वी कैन से द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो यही है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो हेयर वी कैन राइट एक cause of refraction, और वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो ये जो है ये हमारे पास मेन रीजन निकल के आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अगर आपके बाद कोई आपसे पूछता है कि क्या रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर वाटर में स्पीड अगर एयर में स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वाटर में उसकी स्पीड कुछ और होगी, कुछ चेंज होगी, ठीक है। अब वो कम होगी ज़्यादा होगी, इसको हम डिफाइन करेंगे आने वाले टाइम में, कैसे रिड्यूस होती है, कैसे क्या होता है, वो सब बताएंगे वन बाय वन। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ ऐसे इसमें फिनोमेना है, कुछ ऐसे मतलब रिफ्रैक्शन के लॉज हैं जिनको हमें डिफाइन करना है, उनको देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर हमने ऑब्जर्व किया 3 केस देख रहे हैं। मीडियम 1 है, यहां पर मीडियम 2 है, लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं कुछ इस तरीके से आई एंगल पे, ये है नॉर्मल। तो एक बच्चा शुरू में ही खड़ा हो गया, बोला कि सर ये नॉर्मल बार बार क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल से एंगल आई पर क्यों इंसिडेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉर्मल से एंगल आई पर इंसिडेंट करा रहे हैं, हम कैसे भी लाइट इंसिडेंट करा सकते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जो नॉर्मल है, मतलब लाइट को हमने परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया, नॉर्मली इंसिडेंट कराया। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट कराया तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट में फिर से कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। वो बात अलग है कि यहां पर मीडियम सेम है या डिफरेंट है, और यहां पर मीडियम है डिफरेंट। M1 मीडियम है, यहां पर है मीडियम 2, ठीक है। और इस केस में ये एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आ रहा है सामने कि लाइट इस केस में डेविएट नहीं हो रही है, नॉर्मली जब इंसिडेंट करा रहे हैं। बट जब उसको हम किसी एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर रेरर मीडियम है और यहाँ पर डेंसर मीडियम है, तो लाइट ये क्या है कि लाइट डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फर्स्ट केस। अब बात करें थर्ड केस की। थर्ड केस
तो लाइट को हमने डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्ट कराया है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये एंगल आई है और ये है एंगल आर। ओके, अब जरा इन तीनों को हमने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया इन तीन केस को, तो हम ये देख रहे हैं कि लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन तीनों केसेस में फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये तीन चीजें जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये तीनों एक प्लेन में मिलती हैं। ठीक है, ये एक प्लेन में लाई करती है। एक प्लेन में लाई करने का मतलब यही है सीधा सीधा कि अगर ये है हमारे पास एक प्लेन और हमने लाइट इंसिडेंट कराई है कुछ इस तरीके से, सपोज लाइट हमने इस तरीके से इंसिडेंट कराई है इस पॉइंट पे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो डेविएट कर सकती है। नॉर्मल ये रहेगा तो नॉर्मल से डेविएट कर सकती है इस तरीके से, बट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर सकती है टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट ये लाइट इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकती है, मतलब प्लेन के बाहर नहीं जा सकती है। मतलब इस तरीके से अगर इंसिडेंट हो रही है तो ये इसी तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगी। तो यही एक फर्स्ट लॉ यही है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो यही है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये याद रखना, सेम प्लेन है। ठीक, एक ही प्लेन में लाई करती हैं ये। ठीक, सो ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या है? जब सेकेंड लॉ को अगर सही से ऑब्जर्व करो, सेकेंड लॉ है आई और आर से रिलेटेड, एंगल आई और आर। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, इस केस में एंगल आई कितना है? एंगल आई की वैल्यू है 0 और यहाँ पर है एंगल आर की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, एंगल आई मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और वो है 0। और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, वो भी 0 है। अब हमने क्या किया, लाइट को थोड़ा सा एंगल पे इंसिडेंट कराया, लाइक दिस। तो एंगल आई पर जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस पाथ पे, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है। अब हमने इसको थोड़ा सा और डेविएट कराया और एंगल को इंक्रीज किया, सपोज ये इतना एंगल है, तो हम ये जब देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये थोड़ा सा इसका एंगल इंक्रीज करता है। पहले ये था, अब ये एंगल आर हो गया। तो आई और आर कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हमें दिखाई दे रहे हैं, बट जब कैलकुलेशन की गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एंगल आई और आर, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम यहां पर भी मिलेगा आपको, यहां पर कि अगर लाइट इंसिडेंट जो करा रहे हैं वो अगर एंगल हम इंक्रीज करें तो उसी रेशियो में एंगल यहां पर भी इंक्रीज होता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, पहले आपके पास लाइट ये है और रिफ्रैक्शन रे ये है, रिफ्रैक्शन लाइट ये है। अब जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर इंक्रीज किया ये, तो ये थोड़ा सा और बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सारी फिनोमिना जब ऑब्जर्व करते हैं तो एक रिलेशन निकल के आया कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, और यहाँ से हम जब देखते हैं तो साइन आई बाई साइन आर
इसको ऊपर लिखते हैं, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा नीचे, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। सेकेंड लॉ है ये कि साइन आई और डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर आता है कांस्टेंट। ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स जिस रेशियो में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा उसी रेशियो में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ में मैंने बताया कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ये एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। और सेकेंड लॉ है जो साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अगर बात करें रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि डायरेक्टली आई इज इक्वल टू आर था, बट वो इस केस में नहीं है। यहाँ पर क्या है कि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर है, मीन्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको थोड़ा सा और इसका जरा ऑपरेशन करते हैं, इस साइन आई अपॉन साइन आर को। तो एक्चुअली इस लॉ, सेकेंड लॉ को जो है, सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ऑब्जर्वेशन स्नेल्स ने किया था, तो स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। और इस कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है 1 म्यू 2। अब बात करते हैं 1 म्यू 2 क्या है। सो 1 म्यू 2 मीन्स, इसका सीधा सीधा मतलब है म्यू मीन्स, म्यू यहाँ पर एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 म्यू 2 को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। सो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इतना मैं बोलने से पहले ही एक बच्चा खड़ा हो जाता है, एक स्टूडेंट खड़ा होता है क्लास में और बोलता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। यहाँ तक आने के बाद में अब जो नया वर्ड आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको मैं अच्छे से क्लियरली डिफाइन करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने बोला था ना कि रिफ्रैक्शन में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपके पास यही है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो स्नेल्स लॉ। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता चल गया कि 1 म्यू 2 जब भी लिखा जाएगा तो उसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको कहीं कहीं पे आप जब देखोगे आने वाले टाइम में तो ऐसे लिखते हैं W म्यू G। W मीन्स वाटर और G मीन्स ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो W म्यू G को अगर हमको डिफाइन करना है तो लिखोगे पहले म्यू G डिवाइडेड बाई म्यू W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं
ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड से है। सिंपल सा लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है लाइट की स्पीड से। आपको पता है ये है एयर, और एयर या फिर बोले वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट यहाँ पर ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये रहती है एयर में, या फिर आप बोल सकते हो और वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड सेम रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब लाइट को हम पास कराते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स हमने एक मीडियम लिया ग्लास, अब यहां से हमने पास कराया लाइट को, ये एयर है और ये है ग्लास, ठीक है। यहाँ से जब पास हुआ लाइट तो इसकी स्पीड यहाँ पर ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो गई। यहाँ पर स्पीड इसकी कितनी है, c है, और यहाँ पर इस ग्लास में लाइट की स्पीड v मीन्स इससे कुछ कम हो जा रही है। अगर हम इसी तरीके से वाटर में भी, ये वाटर है और वाटर में लाइट को पास कराते हैं तो c यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ डिफरेंट मिलती है, ठीक है। यहाँ पर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट जब वाटर में हम इसको पास कराते हैं तो वाटर में लाइट की स्पीड कुछ कम हो जा रही है। तो ये जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि refractive index is the property of medium which reduces the speed of light, ठीक है, कि लाइट की स्पीड जो है एयर से जब किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, चाहे वो वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, इन सब में जब जाती है तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं कुछ रिड्यूस हो जाती है। तो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द property of any transparent medium which reduces the speed of light, ठीक है। तो हाँ, और मैथमेटिकली इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया, और म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई speed of light in required medium, in given medium कह सकते हैं, जो भी मीडियम गिवन मीडियम, ये है फार्मूला। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू c/v। सो you can say mu is equal to c/v. You can define mu is the refractive index, and it defined as the ratio of speed of light in air divided by the speed of light in that given medium. Okay, हाँ, तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, कुछ है हमारे पास, सपोज हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की।
तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, काउंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी हमने फार्मूला पढ़ा, और एयर है और एयर में लाइट ऐसे इस तरीके से पास हो रही है, तो म्यू इज इक्वल टू सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ पर जो v है, v मीडियम क्या हो गया, v मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या है, मीडियम है एयर, और एयर में जो स्पीड होगी लाइट की वो फिर क्या ही होगी, c होगी, तो c कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 एंड इट इज द रेफरेंस। ये एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसको हम रेफरेंस की तरीके से यूज करते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में जब बात करते हैं हम सेकेंड, सपोज हमारे पास है आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट करते हैं, तो म्यू की वैल्यू जो है वो आती है 1.31। थर्ड है हमारे पास वाटर, और वाटर में जब हम म्यू की वैल्यू काउंट करते हैं तो ये आती है 1.33। फोर्थ इसी तरीके से जो है ग्लास है, और ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट करते हैं तो म्यू की आती वैल्यू 1.5, अप्रॉक्स 1.5। एंड लास्ट वन, सपोज डायमंड है हमारे पास, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जब काउंट करते हैं तो 2.43 इसके अप्रॉक्स आती है वैल्यू। ये वैल्यूज़ हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आपने देखा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आइस का 1.31, आइस से ज़्यादा होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? वाटर की डेंसिटी आइस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, तो 1.33 माइनर डिफरेंस है। इसके बाद में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड डायमंड सबसे हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.43 है। हाँ, अब फिजिकल मीनिंग अगर आपको समझनी है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.33 फॉर वाटर, इसका क्या मीनिंग है? एक मिनट खत्म हो गई। तो मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसको जरा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला लिखा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब म्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1.33 है, 1.33 इज इक्वल टू यहाँ पर है सी की आपको वैल्यू पता है 3 × 10⁸, और v जो है ना, v है स्पीड, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ले रहे हैं? वाटर का, तो v जो रहेगा वाटर। अब इसका मीनिंग है, जो v वाटर, इसका मीनिंग है कि स्पीड ऑफ वाटर, मत बोलना कि स्पीड ऑफ वाटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये है इसका मीनिंग VW का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब अगर इसको हम सही से लिखें, अरेंज करें, तो 1.33 VW इज इक्वल टू C, यहाँ से ये रिलेशन आ रहा है। अब जरा इन दोनों को कंपैरिजन करो तो आपको मिलेगा यहाँ से कि VW इज लेस देन C, VW इज लेस देन C, और C क्या थी? C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो इस रिलेशन से जब देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि VW इज लेस देन C। इसका मीनिंग ये हुआ
क्योंकि वी डब्ल्यू को जब हम 1.33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी सी के इक्वल हो रहा है। इसका क्लियरली मीनिंग यही है कि वी डब्ल्यू इज लेस देन सी। इट्स मीन कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर रिड्यूसेस एंड इट रिड्यूसेस 1.33 टाइम्स। ठीक है, तो 1.33 टाइम्स लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है वाटर में। 1.33 टाइम्स स्पीड जो है लाइट की कम हो जाती है जब लाइट इंटर करती है वाटर में, जब लाइट वाटर में ट्रेवल करती है। ये है सिंपल सा मीनिंग। इसी तरीके से अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का है, इसका मतलब यही हुआ कि ग्लास में जब लाइट इंटर करेगी तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। तो यहाँ तक चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद में रिफ्रैक्शन में ही दो फिनोमिनाज हैं। क्या है कि एक तो है क्रिटिकल एंगल और दूसरा है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल इन रिफ्रैक्शन। तो सपोज यहां पर एक पहली कंडीशन तो यही है क्रिटिकल एंगल के लिए कि जो मीडियम हम चूज करेंगे वो डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर मतलब लाइट इंसिडेंट जो होगी वो डेंसर मीडियम से होगी और रिफ्रैक्ट करेगी रेरर मीडियम में। उसके पीछे भी लॉजिक है क्योंकि उसी केस में हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर पाते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने और ये जो है ना ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है और ये है रेरर मीडियम। अब हम देखते हैं कि लाइट हमने एक एंगल पे इंसिडेंट कराई आई पे, तो ये सिंपल सा मीनिंग है कि ये रेरर मीडियम में जाएगी तो ये ओरिजिनल पाथ से डिविएट करती है और ओरिजिनल मीडियम में जब रेरर मीडियम में जब डिविएट करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है और एंगल बनता है ये आर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस इंसिडेंस एंगल को हमने इंक्रीज किया, तो अगर इंक्रीज करते हो आप इस एंगल को, आप इंक्रीज करते हो तो क्या फिनोमिना होगी? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये बन रहा था, बट ये जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और एंगल आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल है ये हमारे पास, दिस वन। उस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है ऑन द इंटरफेस सरफेस, इंटरफेस पे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनता है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होता है तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है। तो क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट पर्टिकुलर एंगल of incidence is known as angle of then angle of incidence is known as critical angle, angle of critical angle। तो कंडीशन है हमारे पास सिंपल सी यही कि when
एनी लाइट incident from denser medium to rarer medium, then at 90 degree refracted angle, the particular angle is known as critical angle, IC। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, और यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर, तो आप देखोगे कि साइन आर की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये मिलेगा कि साइन आई और नीचे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1। अब अगर रिफ्रैक्ट एक साइड में मीडियम है आपका एयर, अगर कोई डेंसर मीडियम, डेंसर टू एयर मीडियम है, तो उस केस में सेकेंड मीडियम जो है आपका, सेकेंड मीडियम क्या रहेगा, एयर, तो सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो म्यू 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन यहाँ पर एंगल आई सी रहेगा, आई सी, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 1। म्यू 1 मीन्स जिस डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। अदरवाइज हम फार्मूला यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए, साइन आई सी इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब यहाँ पर म्यू 2 जो है वो सेकेंड मीडियम है, मीन्स रेरर मीडियम है, और म्यू 1 क्या है, फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम मीन्स डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल का। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब लाइट को हम इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगल आईसी पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उस केस में लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और वो बोल रहा है कि सर इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आईसी आपने यहाँ तक लिया है ना, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, अब बताओ क्या होगा। तो जब बताने से तो कुछ है नहीं, इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है सारी चीज़ें, तो जब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया गया क्रिटिकल एंगल को, तो हम ये देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बाउंस बैक हो जा रही है उसी मीडियम में, इस तरीके से। अगर हमने क्या किया, इस लाइट रे को रिफ्रैक्ट कराया इस तरीके से, ग्रेटर देन आईसी, आईसी से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराया, तो ये उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या उसी पर्टिकुलर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही, बाउंस बैक हो जा रही है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आपको पता चल गई कि व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होगा तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी मिलेगी। और पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन जो ये थी कि डेंसर टू रेरर मीडियम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेंसर टू रेरर मीडियम। डेंसर टू रेरर मीडियम में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट अगर मीडियम डेंसर है तो सेकेंड रेरर होगा। तो पहली कंडीशन तो यही लिख सकते हैं, डेंसर टू रेरर मीडियम होना चाहिए, और उसमें आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट को जब इंसिडेंट कराएंगे तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ ये रहेगा वही एंगल आपका ये रहेगा। तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा? तो यस, बात आती है कि ये अब ये केस हो गया रिफ्लेक्शन का, और रिफ्लेक्शन में आपको पता है
कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये वाला आर, ये आर एंगल है किसके बीच में, ये एंगल है आर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, तो आई और आर दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इतना कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने दिया है रिफ्रैक्शन का। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, और इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी कुछ इसमें बचा हुआ है कि अभी तक हमने प्लेन में देखा है, एक प्लेन में लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे, स्फेरिकल सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे और फिर देखेंगे कि वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।